नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आप सभी का हमारे खुसूसी प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के में। और मैं हूं आपकी मेज़बान समरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम मबनी है ख़वातीन की परेशानियों, उनके मसाइल को हल करने पर, जिसकी तजवीज़ हम हर हफ्ते पेश करते हैं। भाई हमारी तो यही कोशिश होती है कि हम अपने नाज़रीन, ख़ासतौर से जो ख़वातीन हैं, उनकी जो परेशानियाँ हैं, मसाइल हैं, उन्हें हल करें और उनकी राह हमवार करें। तो चलिए आज के शुमारे का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, खुदा ने दुनिया को हुस्न और रंगोबू देने के लिए औरत की तख्लीक की है। औरत के हुस्न और जमाल से ये कायनात रंगीन नज़र आती है, हसीन तर नज़र आती है। वैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक औरत की खूबसूरती में नुमाया होती हैं, फजूतर हैं। लेकिन अगर हम बात करें गेसू यानी बाल की, तो भाई एक औरत की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। आज जो दौर चल रहा है, दौर हाजिर में अगर हम बात करें बालों की, तो हम बहुत ही कम ध्यान दे पाते हैं अपने बालों पर, जबकि बेहद ज़रूरी है, चाहे वो कोई कामकाजी औरत हो या फिर घरेलू हो या फिर किसी कारोबार से वाबस्ता। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी भी एक सहेली अपने बालों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। देखते हैं फिर क्या हुआ। हेलो यार, हाँ। देख रहे हो मेरे बालों की हालत, क्या मेरे बालों की हालत हो गई है, इतने फ्रीजी। और ऊपर से मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा लुक मेरे फेस पे अच्छा लगेगा। भाई देखो, ये तुम्हारी परेशानी नहीं है प्रेरणा, ये बहुत सारी नौजवान लड़कियों की यही प्रॉब्लम है कि उनके फेस पर कैसा हेयर कट जाएगा। देखो, इसीलिए हम यहाँ आज आए हैं। ठीक है, आज मैं तुम्हारी मुलाकात कराऊंगी एक ऐसी शख्सियत से जो ये तुम्हारे बाल है ना, वो बिल्कुल सेट कर देंगे। क्या सच में? बिल्कुल। लो, वो आ गए। मिलेगा। और जाकिर जी कैसे हैं आप? जाकिर जी, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। अच्छा देखिए, प्रेरणा जैसे कि यहाँ पर आई है, वैसे प्रेरणा जैसी ही जो प्रॉब्लम है आजकल की बहुत सारी नौजवान लड़कियों की भी है। लेकिन सबसे पहले हम प्रेरणा का हेयर सोल्यूशन करेंगे, तो बताइए। प्रेरणा के बाल बहुत ड्राई और डैमेज हो चुके हैं, तो प्रेरणा को एक छोटा सा हेयर ट्रीटमेंट करना होगा। उसके बाद हम प्रेरणा के शार्प लेयर्स करेंगे। प्रेरणा का फेस जो है थोड़ा ओवल शेप में है, उसके लिए सॉफ्ट लेयर्स अच्छा रहेगा। और प्रेरणा के बालों में थोड़ा वॉल्यूम भी चाहिए, वो हम देंगे हेयर कट के थ्रू। और प्रेरणा को ऐसा हेयर कट देंगे जो कि वॉश एंड गो हो, ज़्यादा मेंटेन ना करना पड़े, ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े। भाई वाह, चलिए तो आप शुरू कीजिए प्रेरणा के ऊपर, इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। तब तक मैं अपनी कॉफ़ी फिनिश करके आती हूँ। ठीक है प्रेरणा? थैंक यू। अरे वाह, प्रेरणा का बिल्कुल लुक चेंज हो गया, एकदम डिफरेंट। अरे वाह प्रेरणा, अब तो तुम खुश हो? अच्छा जाकिर जी, आपने इनका तो लुक बिल्कुल चेंज कर दिया। बिल्कुल। लेकिन अभी हमें आपसे बहुत सारी और चीजें जाननी है, मालूमात हासिल करनी है। डेफिनेटली। तो चले बातचीत करते हैं। जी जाकिर जी, तो चलिए, आपने प्रेरणा का तो हेयर कट कर दिया और उसका मेक ओवर भी कर दिया है। अच्छा जाकिर जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत सी हमारी ख़वातीन जो हैं, जो घर में रहती हैं, वर्किंग नहीं है, घर की जिम्मेदारियों में घिरी रहती हैं, बच्चों में खाना पकाना और बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो अक्सर ना वो अपने बालों का ख्याल नहीं रख पाती हैं। तो मतलब वो किस तरीके से अपने बालों की केयर करें? ओके, जो लोग घर पे रहते हैं बेसिकली वो अपने बालों का इतना ध्यान इसलिए नहीं रख पाते, बिजी रहते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो रेगुलर शैम्पू करें, और जो भी कोई शैम्पू यूज़ करें वो माइल्ड होना चाहिए। एवरीडे शैम्पू करें और एक अच्छा कंडीशनर यूज़ करें जिससे बाल रफ ना हो और बाल टूटे ना। तो डेली आपको शैम्पू करना है, और अच्छे से रात को सोते समय आपको एक इस टाइप का, जिसे पैडल ब्रश बोलते हैं, ये यूज़ करना है। कम से कम आपको इसके 100 राउंड सर पे लगाने, जिससे बाल आपके डेड स्किन निकलेगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन मूव होगा, इससे बाल आपके टूटेंगे नहीं और बाल हेल्दी रहेंगे।
ये तो चले आपने बताया कि कैसे बहुत केयर करें। इजी है, इसको आप केयर कर सकते हैं और कोई ज़्यादा इसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डेली शैम्पू करना है, आपको कंडीशनर लगाना है, ब्रश करना है। इससे आप देखेंगे आपके बालों के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे और बाल बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि सॉफ्ट हो गए हैं। जाकिर जी, ये तो आपने बताई कि किस तरीके से हमें करना है अपने बालों को केयर, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि अगर हम बालों में अच्छे से तेल लगाएंगे, ऑयलिंग करेंगे, तो हमारे बाल काफ़ी हेल्दी हो जाएंगे। तो हफ्ते में कितनी दफ़ा कम से कम हमें अपने बालों में तेल लगाना चाहिए? एक्चुअली में ऑयल बहुत फ़ायदेमंद है हेयर के लिए, बट ऑयल लगाने का एक तरीका होता है। हमें ऑयल को हमेशा स्कैल्प पे लगाना है। अगर स्कैल्प पे हम लगा रहे हैं तो ऑयल हमें कभी नुकसान नहीं देता। और यूजली क्या करते हैं लोग, स्कैल्प पे लगाते हैं, हेयर पे लगाते हैं और वो इतना ज़्यादा लगा लेते हैं कि वो शैम्पू करते हैं उसको 2-3 दिन बार 3-4 बार शैम्पू करते हैं, तो उस ऑयल का कोई बेनिफिट नहीं होता। आपको ऑयल लगाना है ओनली स्कैल्प के ऊपर, रूट्स के ऊपर, क्योंकि ऑयल हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होता है, तब फ़ायदा है ऑयल लगाने का, ना कि हम हेयर पे लगा रहे हैं। अगर आपने हेयर पे लगाना है तो बिफोर शैम्पू थोड़ा सा आप ऑयल लगा लीजिए और आप शैम्पू कर लीजिए। अदरवाइज आपको रूट्स पे लगा रहे हैं तो हेयर स्ट्रांग हो जाएंगे आपके, हेल्दी हो जाएंगे। ऑयल एक हेयर पे लगता है और एक स्कैल्प पे लगता है, दोनों का तरीका अलग है। तो हेयर के अंदर आपके बालों के अंदर कंडीशनिंग करेगा और अगर आप स्कैल्प पे लगा रहे हैं तो बालों को स्ट्रांग करेगा। अच्छा, ये तो आपने बताया कि किस तरह से तरीके से ऑयलिंग करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बाल वॉश नहीं करते हैं और हम तेल लगा लेते हैं और कहीं ना कहीं हमारे बाल गंदे भी होते हैं, तो ये तरीका सही है? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमेशा ऑयल लगाना, हमें स्कैल्प क्लीन होना चाहिए, हेयर भी क्लीन होने चाहिए, तभी ऑयल लगाना चाहिए, अदरवाइज नहीं ऑयल अप्लाई करना चाहिए। अच्छा। और ऑयल का ये है कि पर्सन टू पर्सन होता है, कुछ लोगों के स्कैल्प हेयर बहुत ऑयली होते हैं, उनको ऑयल अवॉइड करना चाहिए। जिन लोगों का स्कैल्प ड्राई है उनको ऑयल लगाना चाहिए। अगर बात करें हिना की, बहुत सी जो घरेलू औरतें हैं, ख़वातीन हैं, वो अक्सर अपने बालों में मेहंदी लगाती हैं, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि मेहंदी से बाल अक्सर बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हम मेहंदी में मिलाकर लगाएं जो हमारे बाल स्मूथ रहें, सिल्की रहें? हिना लगाने से बाल यूजली ड्राई होते हैं, तो हिना के अंदर हम ऐड कर सकते हैं, हम कर्ड डाल सकते हैं, दही डाल सकते हैं, थोड़ा उसके अंदर हम ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं और हम उसके अंदर एग डाल सकते हैं। उसका हम एक पेस्ट बना लें और उसको ऑलमोस्ट कम से कम 2-2.5 घंटे या ओवरनाइट रख के फिर हम अप्लाई करें तो हमारे बालों के अंदर सॉफ्टनेस भी आएगी और ड्राइनेस नहीं होगी। अच्छा, ये एक सही तरीका ये है। तरीका बेटर है कि आप खाली हिना लगाएं, उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर दें। आप कर्ड डाल लिया आपने, ग्लिसरीन डाल लिया आपने, उसके अंदर एग डाल लिया, तो ये कंडीशनिंग एजेंट है जिससे हमारे बालों के अंदर सॉफ्टनेस आएगी और जो हिना ड्राई कर रही है वो नहीं करेगी। अच्छा जाकिर जी, ये तो रही हिना की बात, लेकिन अक्सर ये भी होता है कि जो घरेलू ख़वातीन हैं वो अपने बालों में कलर कराना चाहती हैं। कई बार ग्रे हेयर भी होते हैं, लेकिन कलर का क्या रहता है कि सैलून तो नहीं जा पाती क्योंकि वक्त की कमी होती है, घर में ही कर लेती हैं। तो ये ठीक है, कहाँ तक सही है? एक्चुअली में घर में कलर करना, आप अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप नहीं आ सकते सैलून, तो आप एक अच्छा कलर यूज़ कीजिए। आजकल बहुत सारे ऑप्शन हैं और बहुत सारे कलर हैं मार्केट के अंदर। आप विदाउट अमोनिया कलर लीजिए और आप पहले उसे पढ़िए, उसके पीछे सारा लिखा होता है आपको किस तरह से एप्लीकेशन करनी है, कितना टाइम उसको रखना है और किस तरह से आपको मिक्स करना है। ये बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, 30 मिनट्स रखना है, 35 मिनट्स रखना है, हम 25 मिनट्स तक उसको लगाते रहते हैं और वो ओवर प्रोसेसर हो जाता है। अच्छा। तो उससे हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप घर पे कलर कर सकते हैं, अच्छी ब्रांड के कलर लीजिए, विदाउट अमोनिया कलर लीजिए, आप यूज़ कर सकते हैं घर पे कलर। बट कोशिश कीजिए अगर आपके पास टाइम है तो आप सैलून आके कराएं तो ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा बेहतर है। जी। और एक और बात, अभी जैसा कि आपने प्रेरणा की कटिंग की है, आपने बताया कि उसका फेस ओवल है, जी। तो उसके ऊपर आपने उसी हिसाब से कटिंग भी की। बहुत सी नौजवान लड़कियां आजकल इसी चीज़ को लेकर परेशान रहती हैं कि हमारा जो फेस है उसके अकॉर्डिंग हम क्या हेयर कट लें।
कई बार ऐसा होता है कि आपका माथा बहुत बड़ा है या छोटा है माथा, या फिर आपका फेस बल्कि है, हैवी है, तो हम समझ ही नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी कई बार समझ नहीं आता कि मैं अपने बालों में क्या हेयर कट लूँ। तो आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जिन लोगों का फॉरहेड ब्रॉड है तो उन्हें अक्सर फ्रिंज रखना चाहिए, जिससे उनका जो फॉरहेड है वो कवर रहे और एक स्टाइल मेंटेन हो। और जिन लोगों का फेस थोड़ा सा बल्की है या हैवी है, उनको अपने हेयर स्टाइलिस्ट से बोलना चाहिए जहाँ भी वो काम कराते हैं कि वो थोड़ा शार्प लेयर्स दे, जिससे उनका फेस में सॉफ्टनेस आए। और जिन लोगों का फेस लंबा है, थोड़ा लॉन्ग फेस है, उनको हमेशा ऐसा हेयर कट लेना चाहिए, एक लॉन्ग बैंड हो और थोड़ा सा फेस के ऊपर बाल आ रहे हों, जिससे उनका फेस कवर हो और अच्छा लगे। बस यही मेन होता है। और आप एक अच्छे स्टाइलिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको सजेस्ट करेगा आपके फेस के अकॉर्डिंग। जी हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें किसी अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट से ही बात करनी चाहिए। कई बार हम जो हैं बहुत जल्दी में होते हैं और कहीं भी, मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि घर में ही कैंची लेकर अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, तो वो सही नहीं है। अपने हर तरीके की जो केयर होती है एक औरत की, एक लड़की की, आप अपने कपड़ों का भी ध्यान रखते हैं, अपने मेकअप का, ज्वेलरी का, तो वही बालों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली में जैसे अभी आपने बोला किसी के फेस पे क्या कट सूट करेगा, हेयर कट भी है और आजकल इतने ऑप्शंस हैं। आप हेयर कट के साथ थोड़ा कलर कर सकते हैं। जी जी। अपना लुक चेंज करने के लिए आप थोड़ा, आजकल ट्रीटमेंट है, बालों को चेंज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कट के साथ पहले ओनली हेयर कट हुआ करता था, अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कलर्स हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, कैरेटीन आपने सुना होगा, बहुत सारे डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। जी। तो आप अगर अच्छी जगह से आप काम कराते हैं या अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाते हैं तो डेफिनेटली वो आपका पूरा मेकओवर करके देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको मतलब कट के साथ कलर भी कर सकते हैं, जी आप जी कलर जी के लिए भी जा सकते हैं। जी हाँ, जाकिर जी आप ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि हम अपना हेयर कट अगर ले रहे हैं तो उसके साथ हम कलर भी करा सकते हैं, और इससे जुड़ी जानकारी हम आपसे लेंगे, लेकिन अगले हफ्ते फिर आपको जहमत देंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे नाजरीन को, खासतौर से वो खवातीन जो हमारा ये प्रोग्राम देख रही हैं, उन्हें इतनी अहम जानकारी फराहम की। शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज के दौर में कमर दर्द यानी कि बैक पेन एक बहुत ही आम सी बात हो गई है। अगर ख़वातीन की बात करें तो भाई घर के इतने सारे काम होते हैं जिन्हें वो बहुत जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करती हैं, उसमें उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहता कि उनका जो पोस्चर है वो किस तरीके का है। मिसाल के तौर पर कभी गलत तरीके से झुक जाती हैं या फिर कोई भारी भरकम सामान उठा लेती हैं, इस वजह से उन्हें बैक पेन हो जाता है। लेकिन और बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये कमर दर्द होता है। आखिर क्यों होता है ये कमर दर्द, यही जानने के लिए आज हम आ गए हैं शबीना अहमद के पास, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट है। तो आइए करते हैं इनका खैर मकदम। शुक्रिया। आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। जैसे कि मैंने शबीना भी कहा कि जो ये कमर दर्द है आजकल बहुत ही आम सी बात हो गई है, और जो ख़वातीन हैं उनके अंदर तो ये चीज़ बहुत देखी जा रही है। तो ये होता क्यों है? इसके 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। एज रिलेटेड चेंजेस आ जाते हैं फीमेल में, क्योंकि वो अपना डाइट अच्छे से नहीं ले रही हैं। सेकंड, उनका फॉल्टी पॉस्चर्स होता है, वो उठने बैठने में, काम करने में ध्यान नहीं दे रही हैं उस चीज़ पे। थर्ड, उनको एक्सरसाइज रूटीन सही नहीं है, वो सिर्फ एक ही तरीके का काम कर रही हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ले रही हैं, वो एक्सरसाइजेस नहीं कर रही हैं। इस वजह से उन्हें बैक पेन की शिकायत आती है। तो उन्हें ये भी देखना होगा कि दिन के सुबह से रात तक के कामों में अपनी एक्सरसाइज, अपनी डाइट और अपना पोस्चर का कैसे ध्यान रखना है। शबीना जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, जैसे कि मैंने अभी जिक्र भी किया है कि कमर दर्द की जो परेशानी है वो काफ़ी देखी गई है ख़ासतौर से ख़वातीन के अंदर। तो सबसे पहले तो यही जानेंगे कि आखिर ये बैक पेन है क्या? तो बैक पेन हम आपको बताते हैं। बैक पेन हमारी जो कमर की हड्डी है, सिर्फ जो हम स्पाइन की बात करें अपनी, तो स्पाइन में क्या क्या है हमारा, वर्टिब्रास आ जाते हैं, लिगामेंट्स आ जाते हैं, नर्व्स, मसल्स और टेंडन्स। इसके किसी भी हिस्से में, चाहे आप बोन की बात करें, मांसपेशी की बात करें, नर्व्स की बात करें, अगर कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, इंजरी है, उसमें पेन है, उसे हम लो बैक पेन कैटेगराइज कर देते हैं। अच्छा, ये तो आपने बताया कि ये कमर दर्द आखिर होता क्या है। अब हम जानना चाहेंगे कि इसकी क्या वजूहात हैं। इसके मेनली 2 कॉजेज देखे गए हैं, जिनको हम मैकेनिकल बैक पेन और इन्फ्लेमेटरी बैक पेन कहते हैं। मैकेनिकल बैक पेन आजकल हर किसी को आसानी से हो जाता है।
मैकेनिकल बैक पेन में क्या होता है, हमारी मांसपेशियां, हमारी नसों, उनमें इंजरी हो गई, कंप्रेशन हो गया, लंबे समय बैठने या लंबे समय खड़े होने की वजह से उनमें कोई चोट लग गई। ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन पेन है जो 3 से 7 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। इसी तरह बात करें हम इन्फ्लेमेटरी बैक पेन की, तो ये सिस्टमिक डिजीज इन्वॉल्व करता है, जस्ट लाइक आर्थराइटिस, हड्डियों का गठिया हो गया है आपको, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डालाइटिस, बैम्बो स्पाइन हो गई, सेरोनेगेटिव स्पॉन्डालाइटिस, स्पॉन्डाइलो आर्थोपैथीज, ये सब डिजीजेस जो सिस्टमिक डिजीज हैं, जो सालों से चली आ रही हैं, इनकी वजह से जब दर्द होता है तो उसे इन्फ्लेमेटरी बैक पेन कहते हैं। शबीना जी, आपने बताया कि बैक पेन है क्या क्या वजूहात हैं, लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो घर में भी एक्सरसाइज करती हैं, चाहे वो योगा करती हों, जिम भी जाती हैं, लेकिन फिर भी देखा गया है कि उनके बैक पेन होता है उनको। तो इसकी क्या वजह है कि हम फिजिकल वो भी कर रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं, फिर भी हमारे बैक पेन होता है? जी, इसकी मेनली 2 रीजंस देखे गए हैं, या तो जेनेटिक, माँ बाप से चली आ रही है वो बीमारी, पुरानी बीमारी है, या फिर उनकी डेफिशिएंसी है सप्लीमेंट्स में, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उनको, कैल्शियम या विटामिन डी की। क्योंकि आजकल हमारा एक्सपोजर नहीं है सनलाइट का, और हम जो कैल्शियम ले रहे हैं वो भी हमें बॉडी को पूरा नहीं हो पा रहा है। तो मेनली 2 रीज़न देखे गए हैं, कैल्शियम एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से पेशेंट सब कुछ करता है, योग भी करता है, एक्सरसाइज भी करता है, पॉस्चर भी ठीक रखता है, बट उसका जो इनटेक है, जो बोन की हेल्थ है, वही नहीं बन पा रही है। इस वजह से वो बैक पेन की कंप्लेन करता है। अच्छा, ये आपने बताया है कि किस वजह से ये सब होता है, बैक पेन की परेशानी होती है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो वजूहात है इनको कैसे हम हल करें, क्या घर पे कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो हम घर पे अपना कर इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं? जी देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम घर पर कर सकते हैं, और हमें यहाँ डॉक्टर के हर बार जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो हमें अपना पॉस्चर ठीक करना होगा, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, और कैसे सामान को उठाना है। तो इसके लिए मैं अपने पेशेंट्स को भी एक फ्रेज बोलती हूँ, स्मार्ट सिट, स्मार्ट स्टैंड एंड स्मार्ट लिफ्ट। ये 3 चीज़ें हमें फॉलो करनी है। दूसरी चीज़, जब भी हमें पेन हो, हमने क्या करना है, हॉट वाटर फॉर्मेंटेशन या कोल्ड फॉर्मेंटेशन लेनी है। उसके बाद हम कोई अपना जेल लगा सकते हैं, ठीक है। अगर इससे भी हमारा पेन नहीं जा रहा है तो हमने एक्सरसाइजेस करनी है और डाइट की तरफ चलना है। ये 2 मेन रीजंस हैं जिससे हम अपनी बैक पेन की शिकायत को दूर कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो आपने 1 से 2 मंथ में करनी है, आपका बैक पेन ठीक हो जाएगा। और डाइट में कुछ चेंजेस करने हैं। शबीना जी, अभी आपने जिक्र किया कि स्मार्ट सिट, स्मार्ट स्टैंड और स्मार्ट लिफ्ट, ये आप हमें करके दिखाइए। जी ज़रूर, अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। स्मार्ट सिट, स्मार्ट स्टैंड और स्मार्ट लिफ्ट। जब भी हमें बैठना है तो स्मार्टली बैठना है, हमारे शोल्डर्स बिल्कुल रिट्रैक्ट होने चाहिए, हमारे स्पाइन एकदम स्टैंड स्ट्रेट होनी चाहिए, और हमारे नी 90 डिग्री पे होने चाहिए। प्लस अगर लो बैक पेन के पेशेंट हैं तो वो किस तरीके से बैठें, एक छोटा सा कुशन लेकर आप अपने बैक के पीछे कर लें, जिससे हमारी बैक पेन की शिकायत है वो सिटिंग के टाइम पर भी दूर हो सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ स्मार्ट स्टैंड में हमने कैसे खड़ा होना है। हमने दोनों पैरों पे वेट डालना है, लाइक जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उन्हें लंबे समय के लिए खड़ा होना है। तो एक पैर पे अगर वो वेट शिफ्ट करेंगे, उस हिस्से में कमर के दर्द होने की शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें ध्यान रखना है। और हमारी हाउसवाइफ भी जब वो किचन में काफ़ी देर तक खड़े होकर काम कर रही हैं तो दोनों पैरों पर वेट डालें। अब मैं आपको बताती हूँ स्मार्ट लिफ्ट हमें कैसे करना है। स्मार्ट लिफ्ट में हमने सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, हमारी बैक सीधी रहे और हमारे घुटने 90 डिग्री पर रहें, इस तरीके से। और हमने अपने ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है और जगह पर रखना है। इसमें जो पेशेंट्स और जो हाउसवाइफ जो गलती करती हैं वो फॉरवर्ड बेंडिंग ही करती हैं। प्रोलॉन्ग फॉरवर्ड बेंडिंग से हमें बैक पेन हो जाता है। जिन्हें बार बार सामान उठाना है, यहाँ पर उन्हें पेन की शिकायत होती है। इसी वजह से इस लिफ्ट को अवॉइड करना है और नीचे जाना है, लिफ्ट करना है और प्लेस कर देना है, सिंपल। शबीना जी, आपने ये 4 तरीके के पेन हमसे डिस्कस किए हैं। अच्छा, इनको अगर हम घर पर ही इनसे छुटकारा पाना चाहें, हम ख़वातीन, तो आप हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं वो एडवाइस करेंगी? जी बिल्कुल, मैं आपको एक्सरसाइजेस करके दिखाती हूँ, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, उसके साथ वो भी बताती हूँ। सबसे पहले हमें पेशेंट को नीचे लेटाना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में दोनों घुटने मोड़ने हैं,
इजीली अवेलेबल है हम सबके घर पे ऐसा टॉवल रोल। जहाँ पेशेंट को सबसे ज़्यादा पेन है उस एरिया में इस टॉवल रोल को लगाना है और नी बेंड करके प्रेस करना है हमें अपनी कमर से उस टॉवल को फॉर 5 सेकेंड्स। ये हमें रिपीट करना है 3 से 4 बारी, दिन में 2 से 3 बार। ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी। अब हमने सेकेंड एक्सरसाइज करनी है। सेकेंड एक्सरसाइज में टॉवल को हम नीचे से निकाल देंगे और अपनी बैक को एक ब्रिज की तरह बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं बैक ब्रिजिंग एक्सरसाइज। कमर ऊपर उठाने पर होल्ड करके रखना है फॉर 5 सेकेंड्स एंड इसको 10 to 20 टाइम्स रिपीट करना है। थर्ड एक्सरसाइज हमें बैठ के करनी है। इस एक्सरसाइज को बोलते हैं टो टचिंग। हमने क्या करना है, सीधा बैठकर अपने टोस को टच करना है कॉन्ट्रालेटरली। जब हम सीधे हाथ से टच करेंगे तो उल्टे पैर के अंगूठे को टच करेंगे इस तरीके से। 7 से 1 2। ये सेम चीज हमने रिपीट करनी है 10 से 15 बार, दिन में 2 से 3 बार। चौथी एक्सरसाइज में पेशेंट को पेट के बल लेटना है। पेट के बल लेटने के बाद दोनों कोहनियों पर आ जाना है, जिसे हम कहते हैं प्रोन ऑन एल्बोज। तो दोनों कोहनियां आगे होंगी और पेशेंट धीरे धीरे उठेगा। पेशेंट का टारगेट क्या होगा कि मुझे छत को देखना है फॉर 5 सेकेंड्स। ये 10 to 20 टाइम्स रिपीट करना है थ्राइस अ डे। शबीना जी, अक्सर ये भी देखा गया है कि हाई हील्स पहनने पर खवातीन को अक्सर बैक पेन की परेशानी सामने आती है, तो ये कहाँ तक सही है? हाई हील बहुत कम पेशेंट्स को नुकसान करती है अगर वो पेशेंट्स उसे लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं, जस्ट लाइक 2 to 3 years, या उनका एक ऐसा रूटीन है जिसमें उन्हें 8 घंटा हाई हील पहनना है, तो बैक पेन एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर बन सकता है। और मेरी एडवाइस पेशेंट्स को यही रहती है जिनको भी लो बैक है कि वो हर तरीके के जूते पहने, जिसमें हील्स भी हों और विदाउट हील्स भी हों। डॉक्टर सोल के शूज़ वो पहने तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि वो कंफर्ट बना रहे और हमारा पेल्विस पीछे की तरफ टिल्ट ना करे। वाकई शबीना जी, आपने सही फरमाया। ऐसी बहुत सारी बातें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि अगर हम उन पर गौर फरमाएं, उन्हें ध्यान से देखें और अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो बहुत सारी चीज़ों से, परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं और इस कमर दर्द को भी झटपट भगा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नाजरीन को, ख़ासतौर से ख़वातीन को इतनी सारी अहम जानकारी फराहम करने के लिए। छोटी जगह को सजाना थोड़ा पेचीदा काम होता है। अगर आपका घर छोटा है और आप इसे एक स्पेशियस लुक देना चाहते हैं तो आपको कमरों में मुनासिब रोशनी का इंतजाम करना होगा। खासकर ब्राइट लाइट्स का इस्तेमाल करने से कमरों का कोना कोना चमकने लगता है और ऐसा एहसास होता है जैसे कमरे में काफी जगह हो। अगर घर छोटा हो तो आप अपने घर के लिए हल्के फुल्के और कम जगह घेरने वाले फर्नीचर को ही चुनें, जिससे आपका घर थोड़ा खाली और बड़ा भी नजर आएगा। तो नाजरीन, हमारी हमेशा की तरह ये कोशिश होती है कि हम आपके लिए एक तरोताज़ा एपिसोड पेश करें और जो भी आपकी परेशानियां, ख़ासतौर से ख़वातीन की, उनके जो मसाइल हैं उनके हल भी आपके सामने हम पेश करें ताकि आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा आसान हो जाए। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते एक और नए एपिसोड के साथ मैं हाजिर हो जाऊँगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।